Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQs की कौन सा चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसके हमने डिटेल पूरा चैप्टर अच्छे से समझ चुका है. ओके तो अब अब किसकी बारी है. अब हम देखेंगे MCQs जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो क्वेश्चन 1, what is the process of changing crops on a piece of land to maintain its fertility called? Okay, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक ही लैंड है, एक ही एरिया है, एक ही एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें हम एक बार एक क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम पे दूसरे वैरायटी के क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. और ये प्रोसेस जो है ये सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है. तो इसका जो आंसर होना चाहिए ए क्या है, क्रॉप रोटेशन. तो ए इसका आंसर होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है. बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते. जब भी एमसीक्यूज आपको आता है तो एमसीक्यूज आते हैं तो ट्राई टू एलिमिनेट. ठीक है, सारे ऑप्शंस ना आप एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए. तुरंत आंसर पे नहीं. आपको पता है इसका आंसर क्रॉप रोटेशन है, बट आप ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ना एलिमिनेट करने की कोशिश करिए. ओके, तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि सप्लाई ऑफ वाटर. हम जो क्रॉप एग्रीकल्चर फील्ड है, जो क्रॉप्स है जिनको हमने कल्टीवेट किया, जो मेच्योरिंग फेज पे हैं, उनको पानी देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन. जैसे आप अपने गार्डन में पानी देते हो पेड़ पौधों को, वैसे ही एग्रीकल्चर में भी, मतलब जब हम क्रॉप्स सोन कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उनको भी तो पानी की ज़रूरत है, तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन. नाउ सी इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो भी क्रॉप्स हमने कल्टीवेट किए हैं, जो मेच्योर हो चुके हैं, उसमें हमने केमिकल्स का यूज़ नहीं किया है. दैट मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, देन कम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब जो इंजीनियर जीन से डील करते हैं उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं. ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसका जो आंसर है तो ए ही होना चाहिए, बाकी सब तो नहीं है. तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है खारिफ क्रॉप का. तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं. खारिफ क्रॉप्स होते हैं जो हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं, राइट. और जो सितंबर अक्टूबर तक हम इसको निकाल लेते हैं, सितंबर तक हम निकाल देते हैं. तो कौन से होते हैं, राइस, पैडी. पैडी जो होता है, जो राइस होता है, उसको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको हम मॉनसून क्रॉप्स या रेनी सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं. तो इसका सही आंसर क्या है, राइस इसका सही आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method is used for removing undesirable substances from the grain. ओके, तो कौन सा इसमें से मेथड है जिसमें से हम क्या करते हैं कि ग्रेन्स को अनवांटेड सब्सटेंसेस से अलग करते हैं. ग्रेन्स जो हमें चाहिए हैं, ठीक है, जो दाने हमें चाहिए हैं, उसके आजू बाजू कवरिंग होती है और वो कवरिंग को हटाना है हमें और ग्रेन्स को अलग करना है. तो ये किस प्रोसेस से होता है, तो इसको हम बोलते हैं विनोइंग. इसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग. ओके, विनोइंग होता है. जैसे आपने गेहूं देखा होगा, अगर आपने गेहूं देखा है तो गेहूं के आजू बाजू एक कवर रहता है, तो वो जो कवर है वो हमारे किसी काम का नहीं है, बट गेहूं तो हमारे काम का है. अब दोनों को अलग करना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर. इसमें से कौन सा है जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है. यूरिया जो है वो तो केमिकल फर्टिलाइजर्स है. कंपोस्ट जो है वो क्या है, मैन्योर्स में आता है. ओके, तो ये जो आंसर है बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए. अमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये भी केमिकल ही हैं, ये भी फर्टिलाइजर्स ही हैं. तो हमारा जो बी आंसर है वो सही है, कंपोस्ट. क्योंकि जो कंपोस्ट है वो कैसे बनता है, वो फील्ड में बनता है. ओके, क्या कहते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो भी लिविंग बींग्स का वेस्ट होता है, उसको एक सॉइल में अपन मिट्टी में गाड़ देते हैं. फिर मिट्टी को वो कचरे को, जो भी वेस्ट है, कचरे को हम मिट्टी से दबा देते हैं. ठीक है, मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं और कुछ हफ्तों के लिए उसको भूल जाते हैं और कुछ हफ्तों बाद मिलता है मैन्योर्स. मैन्योर्स जो है, कंपोस्ट जो है, वो मैन्योर्स का ही टाइप है. ओके,
तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the process of growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land called? अब क्या होता है इसमें ये पूछा गया है कि अगर हम एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही पीस ऑफ लैंड में एक ही टाइम पे कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, सॉरी। तो ये जो आंसर यहाँ पे मार्क्ड है ना, ये गलत है। इंटरक्रॉपिंग नहीं होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग को हम मिक्स्ड क्रॉपिंग भी बोलते हैं। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि इंटरक्रॉपिंग में ना क्या होता है कि एक रो होती है कि अगर ये रो जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप की है तो दूसरी जो होगी वो डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप की होगी, मतलब एक पैटर्न होता है। ओके, और मल्टीपल क्रॉपिंग में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है, और यहाँ पे कोई पैटर्न मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये मल्टीपल क्रॉपिंग इसका सही आंसर है, इंटरक्रॉपिंग गलत आंसर है। और मिक्स्ड फार्मिंग तो गलत है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हम एक साथ काफ़ी चीज़ों की फार्मिंग कर रहे हैं, प्लांट्स की भी कर रहे हैं, एनिमल्स की भी कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। और क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि अभी हमने पढ़ा था कि टाइम पे एक ही क्रॉप्स को कल्टीवेट करा, जब उसको हार्वेस्ट कर लिया तो हमने दूसरे वैरायटी के क्रॉप्स उस पर्टिकुलर लैंड पे ही हमने कल्टीवेट किया। ओके, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। और मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इंटरक्रॉपिंग में एक कोई पैटर्न होता है जिसको फॉलो करते हैं, और मल्टीपल क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग भी बोलते हैं, जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता, बस क्रॉप्स जो हैं एक साथ हम काफ़ी सारे वैरायटीज़ के एक साथ कल्टीवेट कर लेते हैं। और मिक्स्ड फार्मिंग है मतलब हम दो अलग टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं, या तो प्लांट्स और एनिमल्स के साथ में कर रहे हैं, या तो डेयरी एनिमल्स या फिर पोल्ट्री के साथ में कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a component of soil? इसमें से soil का component क्या नहीं है, हमें वो बताना है। तो जो fertilizers है वो soil का component नहीं है। मिनरल सॉइल से मिलते हैं, वाटर सॉइल से मिलता है, एयर भी प्रेजेंट होती है सॉइल में, बट जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो सॉइल में अवेलेबल नहीं होते हैं। वो कहाँ बनते हैं? वो इंडस्ट्रीज में बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्टिलाइजर्स। ओके, तो सॉइल जो है उसमें हमें मिनरल भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, एयर भी मिलेगा, और जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है फर्टिलाइजर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of रबी क्रॉप्स? अब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स का? तो जो वीट है वो इसका आंसर है, क्योंकि रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो विंटर में कल्टीवेट किए जाते हैं और फिर इनको हार्वेस्ट किया जाता है एंड ऑफ द रेनी सीजन, स्टार्टिंग ऑफ द विंटर सीजन। ओके, और इसको मार्च अप्रैल मई तक इसको क्या कर लिया जाता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ओके, तो ये रबी क्रॉप्स जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? वीट। Next question, which method is used for increasing the fertility of the soil by adding organic matter? कौन सा मेथड है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी हम बढ़ा सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करें? ओके, तो कि क्या होगा? इरिगेशन तो नहीं होगा, इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर होता है। क्रॉप रोटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ऑर्गेनिक मैटर कुछ लिविंग थिंग से रिलेटेड है, कुछ लिविंग वेस्ट है या कुछ भी चीज़ है जो लिविंग से रिलेटेड है, तो क्रॉप रोटेशन नहीं। ऑब्वियसली वो बढ़ाता है, बट वो हम क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन में कि पहली बार में एक पर्टिकुलर क्रॉप, फिर दूसरी बार में दूसरा क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, राइट। बट इसमें बोल रहे हैं कि एक ही क्रॉप है और हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ग्रीन मैन्योर जो है इसका सही आंसर है, तो हम सी मार्क करेंगे। डी देख लेते हैं, प्लांटिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ग्रीन मैन्योर्स? ग्रीन मैन्योर्स का मतलब होता है कि हमने क्या किया, पहले कुछ प्लांट्स को हमने कल्टीवेट कर लिया, ठीक है, छोटे पौधों को हमने कल्टीवेट कर लिया,
और उसको हमने मिट्टी में दबा दिया। उसके बाद जो हमारे डिज़ायर्ड क्रॉप्स हैं उनको हमने कल्टीवेट किया, तो ये जो प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे मैन्योर्स में। ओके तो ये क्या हुआ, हमने ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया। ऑर्गेनिक मींस कुछ भी, जो भी चीज लिविंग थिंग्स रिलेटेड हो, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ, ग्रीन मैन्योर्स, क्योंकि ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है ग्रीन प्लांट से, और ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें से कौन सा मेथड है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। ओके यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किए गए। केमिकल्स यूज नहीं किए गए हैं मतलब फर्टिलाइजर्स भी यूज नहीं किए गए। ओके यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये भी गलत है क्यों, अब भैया हमने, ठीक है, जीएमओ हम क्यों करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम क्यों करते हैं जीन्स में, इसका मतलब क्या होता है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब होता है, जिसको हम जीएमओ भी बोलते हैं, कि हमने उसके जीन्स को मैनिपुलेट कर दिया। किसी भी एक क्रॉप्स के हमने जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर दी, हम बोलते हैं ना अरे यार ये तो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, मतलब ये बात घुमा देता है, तो हमने उसके जीन्स को ही घुमा दिया, जीन्स में ही हेरा फेरी कर दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिल्कुल नहीं है। ओके यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, अब सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं तो ये भी तो केमिकल ही है, हम कीटनाशक दवाई डाल रहे हैं तो ये भी केमिकल है, तो ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं आएगा। डी ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ कंपोस्ट एंड मैन्योर्स, ये जो है ये मेथड है किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। कंपोस्ट और मैन्योर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बने हुए हैं और वही ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं, इसलिए ये क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मेथड है। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है और वही हमें मार्क करना है। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज कॉल्ड। ओके अगर आप क्रॉप्स को बचा रहे हो उन बीमारियों से, पेस्ट से, कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हार्वेस्टिंग का मतलब होता है हम क्रॉप्स को एग्रीकल्चर लैंड से अलग कर रहे हैं, ठीक है, हम काट रहे हैं। थ्रेशिंग का मतलब होता है कि हम ग्रेन्स को वो पूरे प्लांट से, वो पूरे पौधे से अलग कर रहे हैं। ओके दैट इज नोन एज थ्रेशिंग, तो ये आंसर भी गलत है। स्टोरेज और क्रॉप प्रोटेक्शन, ओके क्रॉप्स, तो क्रॉप प्रोटेक्शन जो है उसको हम बोलते हैं क्या, ये होता है जो ये वाला जो प्रोसेस है इसमें हम क्रॉप्स को किसी बीमारी से या पेस्ट से बचा के रखते हैं, और स्टोर हम करते हैं जब पूरी प्रोसेस हो जाती है ना, क्रॉप्स हार्वेस्ट हो गए, थ्रेशिंग हो गई, विनोइंग हो गई, अब उसको हमें किससे बचाना है, पेस्ट से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, फंगाई ये सब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, तो स्टोरेज करके रखते हैं। बट इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन वाली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेजिंग फूड आइटम्स। अब फूड आइटम्स को जो हम पैक करके रख रहे हैं उसका क्या पर्पस है वो हमें बताना है। टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, टू एनहेंस देयर स्टे, ओके टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, जी हाँ बिल्कुल, उनकी हम लाइफ जो है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उसको पैक करके एयर टाइट करके रख दे रहे हैं ताकि उसमें कोई भी हवा ना जाए, कोई भी मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ना पहुंचे, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पेस्ट है, जो माइट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उनमें पैदा हों। ओके टू एनहेंस देयर टेस्ट, भैया पैकेजिंग से टेस्ट का क्या लेना देना है। टू रिड्यूस देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, बिल्कुल नहीं, हम क्यों चाहेंगे कि हमारा जो फूड है हमने उसको पैक करा है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाए। हम फूड इसलिए तो कंज्यूम करते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहे, साथ में टेस्ट भी रहे। टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट हो सकता है कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हो कि भैया उसकी जो क्या पैकेजिंग हो वो अट्रैक्टिव हो, बट जो एकदम बेसिक रीज़न है पैकेजिंग का वो ये है ताकि हम उस फूड की शेल्फ लाइफ
ठीक है, उसकी हम शेल्फ लाइफ बढ़ा सके ताकि हम उसको काफ़ी दिनों तक कंज्यूम कर सके, ताकि उसमें कोई भी बीमारी या कीड़े मकोड़े ना हो। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जो है वो सही है। Which of the following is an example of leguminous crop? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है leguminous crops का? भाई leguminous crops क्या होते हैं, इसकी हम बात कर रहे थे। तो leguminous crops होते हैं ऐसे crops जिनके ना रूट्स में रूट्स नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये रूट नोड्यूल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि उनमें होते हैं बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है और क्या काम करता है? तो उनके पास बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम करता है कि जो एटमॉस्फेयर में, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो उनको फिक्स करके दे देता है सॉइल में। ठीक है, प्लांट्स को क्या करता है वो? प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन में जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो फिक्स कर देता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वो नाइट्रोजन को अवेलेबल कराता है प्लांट्स को। ठीक है, नाइट्रोजन को कहाँ फिक्स कर देता है? वो सॉइल में फिक्स कर देता है और वो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होते हैं ना वो सारे फलीदार वाले होते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन जो डी है ना, मेरे को पहले ही दिख गया था समझाते समझाते कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना ये ज़्यादातर क्रॉप रोटेशन में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो सॉइल से नाइट्रोजन जा चुका है, आप एक बार लेग्यूमिनस क्रॉप्स कल्टीवेट कर लो तो सॉइल में वापस वो एनरिच हो जाता है नाइट्रोजन से। ओके, तो क्या बात करी हमने? लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनकी रूट्स में रूट्स नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर देता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अब ये जब नाइट्रोजन फिक्स हो गया सॉइल में तो ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है कि प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज करें। अभी जो राइजोबियम और प्लांट्स के बीच का रिश्ता होता है ना, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ओके, मतलब ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब जैसे कि राइजोबियम ने नाइट्रोजन फिक्स करके दिया प्लांट को, तो प्लांट जो है वो ये बैक्टीरिया को खाना देगी और क्या करेगी? उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी। ओके, तो ये क्या हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ, जहाँ पे दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? इनमें से कौन सा मेथड है जो ट्रेडिशनल है इंडिया में? तो भाई ड्रिप इरिगेशन तो नहीं है, स्प्रिंकल भी नहीं, ये सारी तो आज के ज़माने की है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आज के ज़माने की है, बट ये जो सी वाला है ना, कैनल इरिगेशन, ये है कहाँ? ट्रेडिशनल मेथड है ये। ओके, इंडिया का ट्रेडिशनल मेथड है जिसके कारण इरिगेशन होता था। कैनाल मतलब क्या होता है? कैनाल इरिगेशन वो आपने देखा होगा एक अगर आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, आउटडोर एरिया में जाते हो, रूरल एरिया में जाते हो, तो आप देखते हो कि एक छोटी सी पगडंडी टाइप जाती रहती है, उसमें पानी बहता रहता होगा, है ना, उसमें लोग गाय भैंस और लोग भी नहाते रहते हैं। तो वो क्या होता है? वो ही होता है कैनाल इरिगेशन। जो पानी नदी से छोड़ते हैं, डैम से छोड़ते हैं, वो उसी के थ्रू काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 1 सेकेंड, ये क्या आ गया? ओके, नाउ Which of the following is an example of a micronutrient required by a plant? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो प्लांट्स को ज़रूरी है? अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है कि जो जिनका साइज छोटा हो, और माइक्रो मतलब होता है जिसका बड़ा साइज हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है बच्चे। ये होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो प्लांट्स को कम अमाउंट में ज़रूरी है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिसे प्लांट्स को ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी उन्हें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो का मतलब होता है जिन्हें कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए। तो कौन सा? नाइट्रोजन, NPK, ये तो फेमस ही है।
के, ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बट ये जो आयरन है ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, तो ये प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए होता है, और इसका सही आंसर क्या है, डी है, और बाकी जो ऊपर के 3 है वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the process of removing weeds from the cultivated field called? Okay, अगर हम weeds को remove कर रहे हैं कौन से फील्ड को, जो फील्ड कल्टीवेटेड ऑलरेडी उसमें क्रॉप्स हमने कल्टीवेट कर लिए हैं, क्रॉप्स उग गए हैं, बड़े हो रहे हैं, और उसमें से हम वीड को हटा रहे हैं, तो भाई ये वीड क्या होता है? वीड होते हैं अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ ग्रोथ करते हैं। ओके, अब वीड्स को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भैया हमारे पास तो लिमिटेड लैंड है ना, हमारे पास तो लिमिटेड एरिया है, ताकि वो लोग स्पेस के लिए कंपटीशन ना करें। ओके, तो इसलिए वीड को हटाना ज़रूरी है। दूसरा रीज़न हो गया कि न्यूट्रिएंट्स भी तो लिमिटेड है सॉइल में, है ना, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए भी ये लोग कंपटीशन करते हैं। जो डिज़ायरेबल प्लांट है वो और जो अनडिज़ायरेबल प्लांट है वो, दोनों को मैच्योर होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तब वो लोग क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। ये वीड जो है वो पता चला पूरा ही न्यूट्रिएंट ले गया सॉइल से, है ना, तो इसलिए इसको हमें हटाना ज़रूरी है। ओके, और किस लिए ज़रूरी है, पानी के लिए ज़रूरी है ना, और वीड्स के कारण कोई बीमारियां हो सकती हैं, वीड्स के कारण पेस्ट जो है वो बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें वीड्स को निकालना ज़रूरी है, और इसको हम बोलते हैं वीडिंग। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। सोइंग तो आपको पता है, जब हम मिट्टी में दाने सीड्स डालते हैं, ठीक है, बीज डालते हैं ताकि क्रॉप्स बन सके। हार्वेस्टिंग आपको पता है क्या होता है कि जब हम क्रॉप्स को कट करते हैं फील्ड से, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। वीडिंग का मतलब होता है, ये आंसर हमारा सही है, वीडिंग का मतलब होता है वीड्स को, अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव करना। और इरिगेशन का मतलब तो मैं बहुत बार ही बता चुकी हूँ कि पानी की सप्लाई को हम इरिगेशन बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है वीड। ओके, नाउ next question. Which of the following is a method of storing food grains to protect them from pests and microorganism? Okay, इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें फूड ग्रेन्स को हम स्टोर करके रखते हैं, ताकि स्टोर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसको पेस्ट से बचा सके, बीमारियों से बचा सके। तो क्यूरिंग तो नहीं है, कैनिंग भी नहीं है, थ्रेशिंग भी नहीं है, सिलोज जो है वो सही आंसर है। सिलोज बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम ग्रेन्स को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, और वो बचे भी रहते हैं ताकि उसमें कोई पेस्ट ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे, कीड़े मकोड़े ना हो। ठीक है, हम देखते होंगे कभी कभी लग जाते हैं दाल चावल जो भी घर में सूखा अनाज होता है उसमें, है ना। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ फिश फार्मिंग? इसमें से कौन सा मेथड है जिससे हम फिश फार्मिंग बोलते हैं? तो पिसिकल्चर जो है वो सही आंसर है। ओके, तो हम ऑप्शन ए मार्क करने वाले हैं, पिसिकल्चर इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे जो है हमारा इम्प्रूवमेंट इन क्या फूड रिसोर्सेज के एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेके 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री, और अपने फ्रेंड्स कजिन सबके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई नीट CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।